और देहरादून से अगली बड़ी खबर, आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईएएस अफसर जोशीमठ आपदा में देंगे अपने 1 दिन का वेतन और आईएएस अफसर आपदा निधि में देंगे 1 दिन का वेतन। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसकी जानकारी दी है। तो सीएम पुष्कर धामी के बाद अब आईएएस एसोसिएशन की ओर से भी बड़ा फैसला लिया गया है। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसकी जानकारी दी है कि अब आईएएस भी अपने 1 महीने का वेतन आपदाग्रस्त जोशीमठ के लिए देंगे और आईएएस अफसर जोशीमठ आपदा में अपने 1 दिन का वेतन देंगे। आईएएस अफसर आपदा निधि में 1 दिन का वेतन देंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जोशीमठ में जिस प्रकार से बड़ा संकट आया है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और अब जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में सभी मिलकर के आगे आ रही हैं और इसी कड़ी में आईएएस अफसर भी आपदा निधि में अपना वेतन देंगे। आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जानकारी दी है। हालांकि मांग ये की जा रही कि जोशीमठ की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। विपक्ष भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि जो कोशिशें की जा रही हैं वहां के लोगों के लिए वो नाकाफी है। और इसी के साथ साथ आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इसकी जानकारी दी है। तो आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस वक्त जोशीमठ के लोगों को सभी की जरूरत है, सभी के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि वहां पर लोगों में असंतोष की स्थिति जरूर बनी हुई है और लोग जानना चाहते हैं कि अगर हम यहां से शिफ्ट कर दिए गए तो फिर हमारे पास इनकम का सोर्स क्या होगा। ऐसे में सरकार की ओर से वित्तीय सहायता की जा रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो नाकाफी है। तो ऐसे में जरूरी यही है कि सभी मिलकर के आएं और जोशीमठ के लोगों का सहयोग करें। सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए विशेष संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, सबसे पहले बताएं कि जोशीमठ में इस वक्त क्या हालात है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और खबर यह भी है कि बारिश भी जल्दी आ सकती है। ऐसे में सभी के सहयोग की जरूरत है जोशीमठ के लोगों को। जी देखिए, जोशीमठ के हालात को लेकर थोड़ी देर पहले अभी सचिव रंजीत सिन्हा जो सचिव आपदा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि राज्य व केंद्र सरकारें दोनों तत्परता से जोशीमठ में जो भूदशाओं की दशा बढ़ रही है, ये भूदशाओं हो रहा है, उस पर एक्टिव है। तो एक अच्छी खबर यह है कि एक जोशीमठ के स्थान पर जहां अधिक पानी की निकासी हो रही थी, पानी आ रहा था, उस पानी के आने की गति में कमी आई है। अब तक करीब 55 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है और अन्य के शिफ्टिंग की प्रक्रिया जारी है। धीरे धीरे जोशीमठ में राज्य सरकार ये संदेश देने में सफल हो रही है कि समस्या तो है पर परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं, और यही मुख्यमंत्री भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आने वाला समय यात्रा का समय है, टूरिज्म का समय है, तो इस प्रकार का संदेश न जाए कि पूरा उत्तराखंड ही असुरक्षित हो गया है या हर स्थान पर समस्या आ गई है। सुदीप, इसी के साथ साथ आईएएस अफसर आपदा निधि में 1 दिन का वेतन देंगे, इसके बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, जो अपर मुख्य सचिव है राज्य सरकार के आनंद वर्धन, वो आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने निर्णय ये लिया कि सभी आईएएस पदाधिकारी, सभी आईएएस अफसर 1 दिन का, अपनी कुल सैलरी का 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री की आपदा निधि में देंगे जी। और कल चूंकि कैबिनेट बैठक होनी है जिसमें राहत आपदा पैकेज पर चर्चा करेगी राज्य सरकार कैबिनेट के साथियों के साथ, और केंद्र को प्रस्ताव भेजना है। तो उससे पूर्व ही आईएएस अफसरों ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। ठीक है, ठीक है सुदीप, आप बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और देहरादून से अगली बड़ी खबर, जोशीमठ में डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हो गई है और विस्थापित हुए 169 परिवार। एसडीएफ की 8 टीमें और एनडीआरएफ की 3 टीमें मौके पर तैनात हैं। वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। 13 लाख रुपए अब तक सरकार ने वितरित कर दिए हैं और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस वक्त जोशीमठ के क्या हालात है। वैज्ञानिक भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। 13 लाख रुपए अब तक सरकार ने वितरित कर दिए हैं और इसी के साथ साथ अभी भी राहत बचाव का कार्य जारी है।
जोशीमठ में डिमोलिशन की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। विस्थापित हुए हैं 169 परिवार और ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है कि जोशीमठ में कितना बड़ा संकट है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपने आशियानों को खड़ा किया था, आज उनकी हालत क्या है। और इस बीच लोगों में असंतुष्टि जरूर है। सुदीप जैन बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, विशेष संवाददाता। सुदीप, ये तस्वीरें लोगों को बताने के लिए काफी हैं कि जोशीमठ में कितना बड़ा संकट आया हुआ है। इस दौरान बड़ी बात यह है कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनमें अभी भी असंतुष्टि है कि अगर वो यहाँ से चले जाते हैं तो फिर उनका इनकम का सोर्स क्या होगा। जी देखिए, यही वो कई विषय हैं जिस पर कल राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में डिस्कशन करने वाली है कि एक तो मुआवजा, जो आपदा निधि के तहत मुआवजा होता है, उससे बढ़कर मुआवजा मार्केट रेट पर दिया जाना है, बाजार भाव पर दिया जाना है। दूसरा, लोगों के आय के संसाधनों पर और अधिक कैसे काम करना है ताकि उनके आय के संसाधन प्रभावित ना हो, वो परेशान ना हो। तो इन सभी विषयों पर यही चिंता भी है वहां के लोगों की। किसी ने ईएमआई है, किसी का किराया जा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस है, वो कैसे मैनेज होगी, उसकी कैसे व्यवस्था होगी। इन सभी विषयों पर कल कैबिनेट में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, पर ये वो विषय हैं जिनको लेकर अभी चिंता बनी हुई है स्थानीय लोगों की। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो लगातार लोगों की चिंता जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण ये है कि राज्य सरकारें गंभीर हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं और इसी के साथ साथ ये निर्णय लिया जा रहा है कि जो अभी सहायता लोगों को दी जा रही है, क्या वो काफी है या फिर इसे और बढ़ाया जाना चाहिए। देहरादून में आपदाग्रस्त जोशीमठ मामले पर बैठक हुई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक की गई है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री बैठक में मौजूद रहे हैं। जोशीमठ में लोगों की सुरक्षा को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार से राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें गंभीर नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार पर भी अलग से मीटिंग चल रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार इस बैठक में पहुंच रहे हैं, अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि जोशीमठ को कैसे बचाया जा सकता है। और लगातार वैज्ञानिक भी अपनी रिसर्च के माध्यम से बता रहे हैं कि जोशीमठ को अगर बचाया जा सकता है तो कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि लगातार जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर फिसल रहा है और धंसते जोशीमठ को लेकर के हर कोई चिंतित है। राज्य सरकार भी लगातार बैठकें कर रही हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लोगों के बीच में पहुंच करके लोगों का हालचाल जान रही हैं और इसी के साथ साथ लोगों के क्या प्रश्न हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, वो खुद पर्सनली मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जाकर के जान रहे हैं। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर के सीएम धामी ने बड़ी बैठक की है। सेना के अधिकारियों और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ मिलकर के बैठक की और इस दौरान भूधसाव की जांच में लगे वैज्ञानिकों के साथ भी चर्चा हुई। वहीं जिला प्रशासन समेत पुलिस के आला अधिकारियों की भी मीटिंग हुई और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर भी बात की गई है। अनेकों अनेक बैठकें होने वाली, उन बैठकों में भी जो कल से लेकर मैं यहाँ पर हूँ, जो भी हमने यहाँ पर देखा है उन सभी को आगे ठीक से क्रियान्वित करें, ठीक से लोगों को सहायता। सर, चमोली और कर्णप्रयाग में भी कुछ टैक्स देखने को मिले, उसके ऊपर कुछ प्लान ऑफ एक्शन पहले से ही है, उस पर हम लोग काम करें। आप लोगों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमें प्राप्त हुआ है, उन सभी के लिए आज बैठक बुलाई। जोशीमठ भूधसाव मामले पर देहरादून में सीएम धामी की कल कैबिनेट बैठक हुई और बैठक होने वाली है ये बैठक। और आपको बता दें कि पुनर्वास और मुआवजे के लिए अलग नीति बनाने पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो कल ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कल कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में तमाम जो मंत्री पहुंचेंगे वो अपनी राय देंगे कि कैसे जोशीमठ के लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सकता है, क्योंकि जोशीमठ के लोग लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार की ओर से हमें सहायता मिल रही है वो नाकाफ़ी है और क्या उस सहायता राशि को बढ़ाया जाएगा या फिर किसी अन्य माध्यम से सहायता की जाएगी सरकार की ओर से, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण।
चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत के जोशीमठ में प्रवास न करने को लेकर बीजेपी संगठन भी खफा नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस मंत्रियों के प्रवास न करने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं बीजेपी संगठन भी अब यह बात कह रहा है कि जोशीमठ में किसी भी मंत्री ने रात्रि प्रवास नहीं किया। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब धन सिंह रावत जोशीमठ जाने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि वो जोशीमठ में 4 से 5 दिन प्रवास करेंगे और साथ ही लोगों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ 2 बार चले गए हैं। प्रधानमंत्री जी पूरे जो है वहाँ निगरानी में पूरा वो जो है देख रहे हैं। भारत सरकार की टीम वहाँ गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी और मेयर सांसद जी वहाँ खुद होके आ गए हैं। और कल ही मुख्यमंत्री जी और मेरी बात हुई कि अब 3-4 दिन कैंप मैं खुद वहाँ करने जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, सरकार पूरी वहाँ पे लगी है और हर संभव वहाँ प्रयास किया जाए। मैं वहाँ खुद होके आ रहा हूँ। सारे लोग वहाँ पे ये है कि सरकार ने अच्छा काम किया है और जब सर्वे आ जाएगा कि भाई उनको विस्थापन क्या करना है, क्या करना है, उसके बाद ही तो निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना है और लोगों से पूछ के ही तय किया जाए। दिनेशपुर में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर खुदीराम बोस स्टेडियम के पास स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति स्थापित किया गया और इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि सनातन धर्म का पूरे विश्व में प्रचार करने वाला स्वामी विवेकानंद के पहला से नगर पंचायत दौरान स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिनेशपुर से, जहां पर लोगों ने एकत्रित होकर के स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया और स्वामी विवेकानंद जी के सराहनीय कदमों को याद करते हुए नमन किया। मोर्चा दिनेशपुर मंडल द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। इसी संबंध में हमारी मांग पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा इतना भव्य स्वामी जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण किया गया है। आज ही के दिन विवेकानंद का जन्म हुआ था और ऐसे महान पुरुष जिन्होंने हमारा सनातन धर्म का पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने प्रचार किया, ऐसे हमारे परम महापुरुष आदरणीय विवेकानंद जी की जयंती में नगर पंचायत के सभासद और अध्यक्ष जी के द्वारा आज ये मूर्ति का अनावरण किया गया। लक्सर के गांव में 5 साल की मासूम बच्ची को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित परिजनों ने आरोपी युवक पर गंभीर आरोप लगाया। दरअसल जब लापता बच्ची की तलाश करने परिजन गए, बच्ची के चिल्लाने का शोर शराबा सुनाई पड़ा। परिजनों को देखकर गन्ने की खेत से एक गांव का ही युवक भागता हुआ नजर आया, जिसे परिजनों ने मौके पर ही धर दबोच लिया और अपनी बच्ची को मौके से बरामद कर आरोपी युवक की पहचान करते हुए उसे पुलिस को सौंप दिया गया। फिलहाल मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस संगीन प्रकरण की जांच लक्सर की महिला उप निरीक्षक एकता मंगाई को सौंप दी गई है। कोतवाली अंतर्गत चौकी बिक्रमपुर में एक मामला आया था, जिसमें एक बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म करने का प्रयास किया जा रहा था और इसमें मौके पर पहुंच गए, जिस संबंध में लड़की ने जब शोर मचाया तो लोग वहां पर पहुंच गए। इस संबंध में लड़की के पिता की तहरीर पर हमने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया है और आरोपी को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय के समक्ष उसको पेश। लक्सर ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और इस अभियान के तहत पुलिस सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से शहर में ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई भी अमल में लाएगी और 17 जनवरी तक प्रतिदिन अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने के प्रयास पुलिस करेगी। इस संबंध में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने ऋषिकेश कोतवाली में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस का मानना है कि जन जागरूकता से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है, इसलिए सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा हर साल 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह
आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश से लोगों को कोहरे से निजात मिल गया है, लेकिन जोशीमठ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि जोशीमठ में अगले 24 घंटों के दौरान 10 किलोमीटर तक बारिश हो सकती है। तो वहीं आने वाले 10 दिनों तक सर्दी का सितम पूरे उत्तराखंड में जारी रहेगा। इसी के साथ कहा कि 20 जनवरी के आसपास हल्की बारिश होने की भी संभावना है। 11-12 में थोड़ा एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, उसका असर थोड़ा बहुत दिखेगा उत्तराखंड में भी। तो पिछले जो 24 आवर्स की बात करें तो बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं मिली है। हायर रीचेज में थोड़ी बहुत जो हरसील है या और भी चमोली डिस्ट्रिक्ट है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, उनमें तो थोड़ी बहुत बर्फबारी के लिए लोगों ने बोला रिपोर्ट दी है, लेकिन जो रेनफॉल है उसमें बहुत कम एक्टिविटी मिली है, कहीं कहीं पर मिली है। और इसमें जो 1 मिलीमीटर के आसपास जोशीमठ में मिली वही हाईएस्ट है, तो बहुत कम है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट रेन है ही नहीं। 11-12 देहरादून में एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है। कुछ लोगों ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक कर दिया है, जिसमें सूचना की पुष्टि के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने विस्तृत जांच की है और जांच में आरोपी की पुष्टि होने पर निम्न अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल अभियुक्तों और उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित धनराशि के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। मैं माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया है। इसमें लगातार हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर किसी के पास भी कोई इस प्रकार की सूचना है कि पेपर घोटाले से संबंधित किसी ने पेपर लीक किया है या कोई नकल की है, तो उसकी सूचना हमें मिले। तो लगातार सूचनाएं मिलती रहती हैं, हम उनको वेरीफाई करते हैं और अगर कहीं कुछ सही पाया जाता है तो उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। क्या इन्होंने सिर्फ लेखपाल पटवारी में ही गड़बड़ की या पूर्व में भी आयोग द्वारा परीक्षा में कुछ जानकारी आप लोगों को मिली है? देखिए, अभी इनको कुछ समय पूर्व ही गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे। देहरादून में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आईआरडीटी सभागार में राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की। और वही लोगों में बढ़ते नशे की लत को देखते हुए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक से नशे के दुष्प्रभाव को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। लोगों को एड्स जैसी गंभीर बीमारियों और उससे बचाव के बारे में भी बताया गया। आगे लोगों को फास्ट फूड, जंक फूड से परहेज करने की बात कही गई। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें ब्लड डोनेशन का सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन और डोनेशन हो रहा है। जो नियमित रूप से दान करता है। अभी तक 1,24,000 लोगों ने ब्लड डोनेशन हमारे राज्य में किया है और 1,41,000 लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है ब्लड डोनेशन के लिए। हमारा टारगेट ये है कि 2 लाख लोगों को इस साल हमको ब्लड डोनेशन कराना है और एक युवा इसमें जुड़ भी रहे हैं और काफ़ी युवा इसमें भाग ले रहे हैं। दूसरा हमारा टारगेट ये है कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री करना है। इसके लिए हमने एंटी ड्रग कमेटियाँ सभी कॉलेजों में बना रहे हैं, सभी विश्वविद्यालय में बना रहे हैं और युवा इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और मुझे आसार विश्वास है कि 2025 का जो हमारा टारगेट है हम इसको पूरा करेंगे। टीबी मुक्त उत्तराखंड में भी अभी तक 12,500 लोगों ने टीबी के मरीजों को गोद ले लिया है और हमारा आसार विश्वास है कि हम इसको भी जो है 2024 तक टीबी मुक्त उत्तराखंड बना देंगे। तो काफ़ी चीज़ों पे काम चल रहा है और मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई दे रहा हूँ कि काफ़ी अवेयरनेस के कार्यक्रम हमारे राज्य में चल रहे हैं। अब बड़ा काम हम अपने राज्य में कर रहे हैं कि 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बना रहे हैं। अभी तक 29 लाख लोगों की हेल्थ आईडी बन गई हैं और हमारा टारगेट ये है कि हम 4 महीने में सबकी
नैनीताल के अतिथि गृह में समाज सेवी भुवन तोगड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां भुवन तोगड़िया ने कहा सरोवर नगरी नैनीताल की पहाड़ियों में जो भूस्खलन हो रहा है उसका मुख्य कारण ग्रीन बेल्ट में अवैध निर्माण है। अगर नैनीताल में हो रहे अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगाई गई तो नैनीताल के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नैनीताल को बचाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे ताकि देश विदेश में मशहूर नैनीताल के अस्तित्व को बचाया जा सके। सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए नैनीताल में भारी अवैध निर्माण ही जो दरकती पहाड़ियां जो आज दरक रही हैं उसका जो मुख्य कारण है ग्रीन बेल्ट क्षेत्र। देखिए आप ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में कितना अवैध निर्माण हुआ है कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे पास सूचना की एक रिपोर्ट है, आपसे मैं स्पष्ट मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं अभी उच्च न्यायालय में विधिक राय एडवोकेट से ले रहा हूं और सारे सूचना के प्रमाण लगाकर मैं पहली रिट दायर करूंगा। नैनीताल धरोहर है, हमारी सरोवर नगरी है, हमारी पहचान है। हरिद्वार के कणखल क्षेत्र में कराए जा रहे धर्मांतरण के मामले में एसपी रेखा यादव ने पुलिस कार्यालय में कार्रवाई को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि कणखल क्षेत्र में धर्मांतरण कराए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी और जाकर मामले की तफ्तीश की गई थी। दरअसल पूजा करने के बहाने लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वहां पर पूजा न कराकर धर्मांतरण कराया जा रहा था और फिलहाल तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। द्वारा उनका धर्मांतरण किया जाता, सूचना पर तत्काल पुलिस हमने भेजी थी और उन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हमें पूजा के बहाने उन्होंने बुलवाया था और वहां पर हमारा धर्मांतरण किया जा रहा था। चूंकि इसमें तहरीर प्राप्त हो चुकी है, अभियोग दर्ज कर लिया गया एंड संबंधित जो भी आरोप लगे हैं उसको जांच की जा रही है। वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा उनका धर्मांतरण किया जाता, सूचना पर तत्काल पुलिस हमने भेजी थी और उन व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हमें पूजा के बहाने उन्होंने बुलवाया था और वहाँ लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के अंतर्गत शिवपुर के खेत में एक मादा गुलदार का शव बरामद हुआ है। मादा गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। कोटद्वार रेंज के रेंजर अजय ध्यानी ने मौके पर पहुंचकर मृत गुलदार को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय ले आए। आपको बता दें कि रेंजर अजय ध्यानी ने बताया कि गुलदार की मौत प्रथम दृष्टया आपसी संघर्ष में होने की लग रही है और वही गुलदार की मौत के सही कारणों के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है और इस गुलदार की अक्सर आबादी के बीच में चहलकदमी देखी जाती थी। के बराबर में शीतल जोशी का जो आंवला आम का बाग है, जंगल से लगा रोड के बराबर में, तो उसमें जो है कि मिला गुलदार के हमें और इससे जो कि प्रथम दृष्टि से आपसी संघर्ष में इनकी मौत, जैसे गले में उसके निशान है, तो उससे जो आपसी संघर्ष से जो उनकी मौत हुई है और अभी पैनल बुला दिया हम डॉक्टर को, उसका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इसमें जगह क्लियर चीज स्पष्ट हो पाएगी। लगभग 1.5 से 2 वर्ष का। अब देखिए ये तो नहीं कह सकते कि वही गुलदार है, लेकिन गुलदार ही है, मादा है। फिलहाल देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।